Yes friends, now we will see question number 6th. Question number 6th में क्या given है अब हमें? Let us read that. It has been given the existing capital structure of XYZ Limited is as under: equity shares of 100 each, 40 lakhs, retained earnings 10 lakhs, 9% preference shares 25 lakhs, 7% debentures 25 lakhs. The existing rate of return on company's capital is 12% and the income tax rate is 50%. The company requires a sum of 25 lakhs to finance its expansion program, for which it is considering the following alternatives: issue of 20,000 equity shares at a premium of rupees 25 per share, issue of 10% preference shares, or issue of 8% debentures. It is estimated that price earning ratio in case of equity, preference and debentures financing would be 20, 17 and 16 respectively. Give reasons for choice in A above. Okay, now in this question again, as we have seen earlier, कि जब भी आपके पास existing capital structure होता है तो आपको वो भी टेकन इनटू कंसिडरेशन लेना है विद द न्यू वन. तो अगर हम अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपका पूरा, अरे रुक, यस, तो जब अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लान में क्या क्या गिवन है. तो दे हैव गिवन अस इक्विटी शेयर्स 40 lakhs, रिटेन अर्निंग्स 10 lakhs, 9% प्रेफरेंस शेयर 25 लाख और 7% डिबेंचर 25 lakhs. तो यानी 1 करोड़ का तो हमारे पास अभी कैपिटल दे रखा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल. अब हमें बोला है कि एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनीज कैपिटल इज 12%. मतलब आपको पता है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो वो हमें 12% गिवन है, तो इसके थ्रू हम EBIT निकाल लेंगे एग्जिस्टिंग. बट एग्जिस्टिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है EBIT निकालने का. हम तो जो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू कैपिटल को ऐड करेंगे उसका हम ROC निकाल देंगे. अब आपको बोला है कि आपको 25 lakhs और रिक्वायर्ड है, जिसके लिए 3 प्लान दे दिए. तो प्लान 1 में आपको इतने इक्विटी शेयर और इश्यू करें, प्लान 2 में आप पूरा पैसा प्रेफरेंस शेयर से ले रहे हो, और प्लान 3 में आप डिबेंचर से पैसा रेज कर रहे हो. तो ये भी अगर आप 25 लाख और इसमें ऐड कर दोगे तो 1 करोड़ 25 लाख हो गया. अब 1 करोड़ 25 लाख का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एग्जिस्टिंग ROCE का इंफॉर्मेशन है परसेंटेज का, तो हम न्यू ROCE भी यही अज्यूम कर लेंगे कि 12% ही होगा. तो 12% ही आप निकाल लोगे 1 करोड़ 25 लाख का. तो जो भी आया वो आपके पास ROCE आ गया, वो सॉरी EBIT आ गया न्यू. अब फिर ये तीनों फाइनेंशियल प्लान के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, EPS तक निकालेंगे. बट इस बार क्वेश्चन में आपको पहले से PE रेशियो भी गिवन है, तो आप जो भी EPS आएगा उसको PE रेशियो से मल्टीप्लाई करके MPS तक निकालोगे, और फिर जिस भी प्लान से आपके मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर हाईएस्ट आएगा वो प्लान आप सेलेक्ट कर लोगे फॉर रेजिंग द फंड्स. तो इसका हम सॉल्यूशन चेक करते हैं अब. यस, तो नाउ व्हेन यू विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो पहले इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया. देखो, आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़, फिर हमें एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए 25 लाख का, तो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 1 करोड़ 25 लाख हो गया. फिर उन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग ROCE की 12% गिवन था क्वेश्चन में, तो हमारा न्यू ROCE 12% ही रहेगा, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबव, न्यू ROCE इट इज अज्यूम दैट न्यू ROCE इज इक्वल टू ओल्ड ROCE. उसके बाद हमने न्यू EBIT निकाला, तो न्यू EBIT विल बी न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने लिया था न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 12%. तो आपके पास आ गया ये 15 लाख. अब 3 फाइनेंशियल प्लान जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे कि भाई पहला तो आप पूरा इक्विटी शेयर से रेज कर रहे हो, दूसरा आप 10% प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहे हो, और तीसरा आप डिबेंचर से रेज कर रहे हो. तो वो इन्होंने लिख करके बता दिए. इसमें हमने एक तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दे ओल्ड और न्यू करके. तो ओल्ड हमारे पास पहले से तीनों में जो मतलब ओल्ड थे वो तो तीनों में पहले से 40,000 तो थे ही सही, क्योंकि ये था ना आपके पास 40 लाख का, तो आपके पास 40,000 तो पहले से ही थे, और 20,000 आपने और नए इश्यू करे तो 60,000 हो गए, और उन दोनों प्लान्स में 40-40 ही रह गए, और पी रेशियो की इंफॉर्मेशन थी वो भी लिख दी. अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. तो आप वो इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाने वाले हो कि आपने क्या करा, ये न्यू EBIT तो निकाल ही लिया था, अब आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे. तो इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग 7%, डिबेंचर 25 लाख का 7%, ये तो तीनों प्लान में ही आना है, और साथ में ये जो थर्ड प्लान है इसमें 25 लाख का 8% और आ जाएगा बस.
तो देखो ऐसे ही उन्होंने बता रखा है, एग्जिस्टिंग तो 25 लाख का 7% सिर्फ इसमें और इसमें आ गया, और इसमें भी आ ही गया, और न्यू 25 लाख का 8% सिर्फ थर्ड वाले प्लान में आ गया। वो लेस करा हमने इसमें से तो ईबीटी आ गया। टैक्स रेट 50% लेस करा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, वो भी एग्जिस्टिंग वाला तो तीनों में आना है, और न्यू वाला सिर्फ सेकंड प्लान में आ जाएगा। ये करते ही आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करा तो ईपीएस आ गया, और इस ईपीएस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया पी रेशियो से जो गिवन था तो एमपीएस आ गया, जिससे आपको पता पड़ गया कि प्लान 1 से हमें पैसे रेज करने चाहिए क्योंकि उसमें हाईएस्ट एमपीएस आ रहा है। तो दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर रिकमेंडेशन। देखो, should be selected as the MPS as maximum and we have selected plan 1 because it has a maximum MPS। अब आप इसमें अगर चेक करोगे तो EPS तो थर्ड वाले में ज्यादा आ रहा था, but we will not consider only from the point of view of EPS if PE ratio is given in the question। तो therefore अगर P ratio given है तो हम MPS से देखते हैं तो वो तो plan 1 की ज्यादा आ रही है, इसलिए हमने plan 1 सेलेक्ट करना है। ओके, तो आई बिलीव अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल टू यू। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 18 lakhs, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर एट 15% per annum, डिबेंचर्स वर इशूड 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। तो कमेंसमेंट ऑफ द ईयर के 3 months बाद अगर आपने इशू करे तो इसका मतलब ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट दिख रहा है, पहले तो आप इसको करेक्ट करना, इट शुड बी 1,12,500। ये जो 1,12,000 गिवन है वो गलत है, इट शुड बी 1,12,500, ये करेक्शन करना आप। तो अब ये जो 1,12,500 आपको गिवन है ये 9 months का इंटरेस्ट है, क्योंकि 3 months बाद आपने इशू करें, तो 9 months का इंटरेस्ट 1,12,500 होगा, तो आप पहले 12 months का इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो जब आप इसको डिवाइड बाय 9 into 12 करोगे तो आपके पास 1,50,000 आ जाएगा, और वो 1,50,000 15% के हिसाब से है, तो आप डिबेंचर्स का वैल्यू निकाल सकते हो 1 करोड़ का। 1,50,000 15 10 लाख का, सॉरी 1,50,000 डिवाइड बाय 15% इंटू 100 तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर्स आ गए। फिर आपको इनकम टैक्स रेट 35% दे रखा है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख बता रखे हैं, और मार्केट कोटेशन ऑफ इक्विटी शेयर बता रखा है 109.70। इस बार आपके पास मार्केट प्राइस है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, इनकम स्टेटमेंट है, तो आप ईपीएस निकाल लोगे और एमपीएस अपॉन ईपीएस करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर पीई रेशियो। जो एग्जिस्टिंग पीई रेशियो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपको बोला है द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ 12 lakhs, ठीक है, ये रिजर्व्स है। द कंपनी इज एग्जामिनिंग अ प्रोजेक्ट कॉलिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 10 lakhs. This investment is expected to earn the same rate of return as funds already employed. Okay, you are informed that a debt equity ratio, debt divided by debt plus equity, इस बार debt equity ratio normally होता है debt upon equity, मगर क्वेश्चन में बता रखा है debt divided by debt plus equity higher than 60% will cause the price earning ratio to come down by 25%. The interest rate on additional borrowal will cost company 300 basis point more than on their current borrowal on secured debenture. तो 300 basis point का मतलब होता है 3%. 300 basis point means 3%. 400 basis point means 4%. सिंपल सी बात ये है। तो एग्जिस्टिंग जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था डिबेंचर का वो 15 था, अब अगर 3% मोर होना है तो 18% हो जाएगा न्यू वाले डिबेंचर्स के लिए, मोर देन देयर करंट borrowed ऑन द सिक्योर्ड डिबेंचर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अ कंपनी ऑन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर टू बी रेज्ड बाय वे ऑफ लोन, प्लान 1, और इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर टू बी रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी, दैट इज प्लान 2। यस फ्रेंड्स, तो अब हम जब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आई वांट टू से पहले तो हम इसके अभी आपको बोला है कि सेम रिटर्न ऑन फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड का सेम है वो, ये तो क्वेश्चन में पहले से बता दिया।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब ये ईबीआईटी तो गिवन है। अब अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे तो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे हम, तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और वही आरओसीई जो आप निकालोगे वही आपका एग्जिस्टिंग का भी न्यू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये सेम इंफॉर्मेशन गिवन है। ये नहीं भी होती तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में करा था वैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी एज्यूम करते हैं। तो पहले सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो बता दिए 1,10 रुपए ईच के, तो 1,00,000 इंटू 10 कर देंगे हम, तो हमारे पास 10 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स आपको दे रखा है 12 लाख रुपए का। अब आपने डिबेंचर्स का भी वैल्यू निकाल लिया था 10 लाख। कैसे निकाला था हमने वो 10 लाख, तो मैंने आपको समझाया है 1,12,500 डिवाइड बाय 9 इंटू 12 विल गिव यू 1,50,000 इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 15%, डिवाइड बाय 15% विल गिव यू 10 लाख का वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का भी वैल्यू आ गया, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू आ गया और रिजर्व्स आ गए। तो इससे आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। और वो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया, 20 प्लस 12 32 लाख का। उस 32 लाख के ऊपर आपके पास 18 लाख का ईबीआईटी है। अब आपको ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 10 लाख का आपको न्यू और अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो वो प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख और हुए, तो एग्जिस्टिंग 32 प्लस 10 42 लाख आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब आप 32 लाख के लिए 18 लाख लेते हो तो 42 लाख के लिए कितना होगा, वो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। उस ईबीआईटी में से आप एक तो ये डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करोगे एग्जिस्टिंग वाला, तो और अगर हम ये एडिशनल फंड्स रेज करते हैं डेट इक्विटी के थ्रू, तो वो ये डेट वाले के थ्रू फर्स्ट वाले प्लान में, तो इसमें हमारा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 18% आ जाएगा 10 लाख का। तो ये न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा और दूसरे वाले प्लान में तो होगा नहीं है, तो आप वो भी माइनस कर दोगे प्लान 1 से। फिर आप उसको जो भी आएगा फिर उसमें से टैक्स माइनस करोगे, मतलब इनकम स्टेटमेंट बना लोगे इन शॉर्ट। तो जैसे हम बनाते हैं वैसे यू विल डू। आई बिलीव अब इसमें, अब जब आपने ईपीएस तक निकाल दिया दोनों प्लान से, फिर अब आप इसमें ये चेक करोगे कि इसमें आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में बताया है हायर देन 60% विल कॉज द प्राइस अर्निंग रेशियो डाउन बाय 25%। तो पहले आप पी रेशियो निकालोगे, वो इसका एग्जिस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग का ईपीएस आएगा, मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो पता पड़ेगा। जब एग्जिस्टिंग का पी रेशियो पता पड़ेगा तो फिर उसके बाद आप अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो चेक करोगे, आप भाई पहले डेट 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख, अगर 60% से ज्यादा 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख डिवाइड बाय 42 लाख, अगर 60% से ज्यादा होगा तो पी रेशियो डाउन होगा, अगर 60% ज्यादा नहीं हो रहा है तो पी रेशियो सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसमें भी आप क्वेश्चन में मार्केट प्राइस तक ही निकालोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो अभी हम इसका भी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन चेक करें हम। इक्विटी शेयर्स दे ही रखे हैं हमको 10 लाख के, रिजर्व्स 12 लाख और 15% डिबेंचर का 10 लाख, जैसा मैंने आपको बताया 32 लाख, 10 लाख और चाहिए तो 42 लाख। फिर हमने एग्जिस्टिंग आरओसी निकाल दिया ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करके 18 लाख अपॉन 32 लाख करके, तो 56.25% आ गया और यही हमारा न्यू बन गया। फिर 42 लाख का भी न्यू निकाल दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। फिर आपके पास दो प्लान है, एक प्लान में तो आप इक्विटी शेयर से रेस कर रहे हो, एक प्लान में आप डिबेंचर से रेस कर रहे हो, लोन से रेस कर रहे हो। और इस लोन का रेट 18% कैसे आया, क्योंकि 15 प्लस 300 बेसिस पॉइंट का मतलब 3%, तो 18% हो गया। ये बना दिया आपने, दोनों में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दिया आपने। अब जब आपने इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले न्यू वाले में, तो आपने क्या करा, 1 लाख तो पहले से थे और जो नए 10 लाख रुपए आपको रेस कर रहे हैं उसको आप डिवाइड करोगे जो आपको एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस गिवन थी। ये मार्केट प्राइस से देखो हमने डिवाइड करा, फिर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आ गए 1,09,116। ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। फिर आपने इसका
पी रेशियो निकाला, एग्जिस्टिंग ईबीटी ये था, टैक्स माइनस करा, ईएटी आया, नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करा, ये आ गया, फिर मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस कर दिया तो आपको पी रेशियो पता पड़ गया। अब फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान में डेट इक्विटी रेशियो देखा हमने, तो फर्स्ट प्लान में 20 लाख का डेट अपॉन 42 लाख का डेट प्लस इक्विटी, तो 47% इज लेस देन 60%, इसलिए पी रेशियो 10 रहा। सेकंड वाले का भी पी रेशियो 10 ही रहेगा। फिर अब आपने इनकम स्टेटमेंट पूरा बना दिया, ये रहा इनकम स्टेटमेंट, ईबीआईटी न्यू ले लिया, फिर आपने इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग वाला माइनस करा और न्यू वाला भी माइनस कर दिया, फिर टैक्स रेट माइनस करा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया दोनों का, ईपीएस आया, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो कर दिया, मार्केट प्राइस पता पड़ गई। अब जोन सी मार्केट प्राइस ज्यादा आ रही है, प्लान 1 से मार्केट प्राइस ज्यादा आ रही है, तो हम प्लान 1 सेलेक्ट करेंगे। दैट्स इट। तो आई बिलीव दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7।